नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। आज केवीएस एनवीएस का एग्जाम हुआ था, है ना। केवीएस एनवीएस का एग्जाम हुआ था, तो इसमें 20 जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका क्वेश्चन देखने के बाद ये लगा कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन काफी अच्छा है, जो आपको देखना चाहिए। और मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन है, जो कि क्योंकि 20 ही क्वेश्चन है, 10 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको डिस्कस करते हैं। होगा क्या इससे कि करंट अफेयर में कुछ जो टॉपिक पूछे गए हैं वो मतलब काफी अलग और काफी अच्छा टॉपिक लगा, रिलेवेंट टॉपिक लगा। तो इससे होगा क्या कि आप जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं। इसमें कोई टॉपिक अगर छूटा होगा आपसे तो उस चीज को आप इससे कवर कर सकते हैं। हूबहू क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन आसपास की चीजों से अगर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान आ जाएगा, तो आप आराम से अभी बचे हुए दिनों में उन चीजों को कवर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया किंतु वे कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो फखरुद्दीन अली अहमद इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि के आर नारायण, वीवी गिरी और शंकर दयाल शर्मा ये तीनों जो है वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फखरुद्दीन अली अहमद जो है ये कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, और ये जो है 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे, है ना। इनके कार्यकाल की अगर बात कर ली जाए तो 1974 से लेकर 1977 के बीच इनका कार्यकाल रहा था। यहां से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, वो क्या कि अगर आपसे पूछा जाए वर्ष 1975 में जब इमरजेंसी लगा था, उस समय राष्ट्रपति पद पर कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति के पद पर थे। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और जान लीजिए कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। ये राष्ट्रपति पद पर ही थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे एक और राष्ट्रपति हैं जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे भारत के। इनकी भी मृत्यु जो है वो पद पे रहते हुए हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि अगस्त 2025 में जारी वर्ष 2023-24 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार के संबंध में शीर्षस्थ 5 राज्यों में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है। पूछा जा रहा है कि टॉप 5 जो राज्य है रोजगार देने के मामले में, इनमें से कौन सा राज्य उसमें नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है वो केरल है, ये टॉप 5 में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जो है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जिसकी घोषणा वर्ष 2025 में हुई, उसमें एवीजीसी क्या है, तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्टर, गेमिंग एंड कॉमिक, इस श्रेणी में निम्नलिखित में से किस फिल्म को स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला है। स्वर्ण कमल, यहां देखिए 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। स्वर्ण कमल पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब है वो हनुमान, अगर इंग्लिश में देखें तो हनुमान, हिंदी में पढ़ेंगे तो हनुमान को दिया गया है स्वर्ण कमल पुरस्कार। तो इन चीजों को आप देख लीजिएगा। फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे छूटा होगा तो इसे देख लीजिएगा, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के लिए बोला जा रहा है, आइए विचार करते हैं। ग्रीन हाउस गैस हमारे वायुमंडल में विद्यमान अणु है जो पृथ्वी के पृष्ठ से विकिरण होने वाली उष्मा का अवशोषण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ग्रीन हाउस गैस जो है वो एक तरह से पृथ्वी का कंबल कहा जाता है इसे, है ना। पृथ्वी का कंबल है ये, जो बहुत अधिक हमें ना तो ठंड लगने देती है और ना ही बहुत अधिक हमें गर्मी लगने देती है। तो ये बिल्कुल सही है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बिल्कुल गलत है। मीथेन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, तो ये गलत है। पूछा क्या जा रहा है, सही उत्तर को चुनिए, तो केवल एक सही, है ना, केवल एक सही, क्योंकि मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। ब्राइट स्टार युद्धाभ्यास के बारे में पूछा जा रहा है। युद्धाभ्यास को हमने बड़े ही अच्छे से, बड़े ही डिटेल में कंप्लीट किया है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं, युद्धाभ्यास अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइए और युद्धाभ्यास को अभी जाकर कंप्लीट कीजिए, है ना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपके एसआई के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्या बोला जा रहा है कि ब्राइट स्टार अभ्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। चलिए आइए। यह ब्राजील द्वारा आयोजित भारतीय सशस्त्र बल और ब्राजील के मध्य किया जाने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 के बीच हुआ था, है ना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको डेट दिया जाए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जब भी आपको डेट दिख जाए तो आप मान के चलिएगा कि डेट जो है सही रहता है। मतलब अगर नहीं आए तब, जब पता है तब तो दिमाग लगाना ही है। अगर तुक्का लगाना है उस समय ये मान के चलिएगा कि जो है सो लगभग 90% केसेस में डेट या डेटा जो है वो लगभग सही दिया जाता है
है ना। यहां पर पूछा जा रहा है कि सही उत्तर को चुनिए। तो ब्राइट स्टार जो है वो ब्राजील में ना होकर, ठीक है, ये गलत है, दूसरा सही है, ब्राजील में ना होकर इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, इजिप्ट, मिस्र होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो यहां पर क्या आ जा रहा है, केवल एक सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक केवल एक सही, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही पूछा जा रहा है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी केवल दो सही। अगला है कि फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य संघ में किया गया है। तो फीडे जो है शतरंज से संबंधित है। ठीक है, फीडे जो है वो शतरंज से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। शतरंज विश्व कप है, शतरंज विश्व कप, इसका आयोजन पूछा जा रहा है ना आपसे, आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 में जो दिख रहा है गोवा, इसका बिल्कुल सही जवाब है। गांधी इरविन समझौता, इसके बारे में पूछा जा रहा है, इसके फलस्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कीजिए। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुई थी, जिसके बाद गांधी जी जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, है ना। चलिए, महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन वापस ले लिया था, बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी, ये रोलेट एक्ट बहुत पहले की घटना है ना। रोलेट एक्ट कब हुआ था बताइए तो, 1919 में हुआ था क्या, बताइएगा एक बार हमें। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार कर लिया, बिल्कुल गलत है, ये कैबिनेट मिशन बहुत बाद की घटना है। महात्मा गांधी मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए सहमत हो गए थे, बिल्कुल गलत है ये। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसके फलस्वरूप हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है गोलमेज सम्मेलन के बारे में कि उस शख्स का नाम क्या है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची भीमबेटका का शैलाश्रय उत्कीर्णित है या किस श्रेणी में सम्मिलित है। भीमबेटका जो है आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश में है ना। ये पूछा जा रहा है कि कौन सी श्रेणी में है, क्या वो सांस्कृतिक है, क्या वो नैसर्गिक है, नेचुरल है, क्या मिक्स्ड है, या फिर अस्थाई मतलब टेंटेटिव। तो इसका जो सही जवाब है वो कल्चरल है ना। सांस्कृतिक के तहत सांस्कृतिक की श्रेणी में इसे रखा गया है। निम्नलिखित में से किस युग में पंजाबी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के बारे में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, किस भाषा में, पंजाबी भाषा में। तो आपने गर्ल्स हॉस्टल जो है, अगर आप करंट अफेयर थोड़ा बहुत आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें ये गर्ल्स हॉस्टल चर्चा में रहा था। ठीक है, मनदीप कौर औलख जो है, इनको जो गर्ल्स हॉस्टल के लिए दिया गया है पुस्तक, इनकी गर्ल्स हॉस्टल थी, किस भाषा में, तो पंजाबी भाषा में। ठीक है, पंजाबी भाषा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा वर्ष 2025 में की गई। 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से आपको गलत पूछा जा रहा है, कौन सा है। तो जब भी आपको गलत पूछा जाए, इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड रहे, तो आप गलत को घेर देंगे, है ना। गलत को आप जो है घेर देंगे, और ताकि इस तरह की चीजें जो है आपको ध्यान रहे। गलत को आप अंडरलाइन कर देंगे तो आपको पता रहेगा कि गलत जो है चुनना है हमें। तो पहला दिया गया है, श्री अभय सिंह को स्क्वैश में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया, बिल्कुल सही है। श्री सरबजोत सिंह को हॉकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत किया गया, गलत है, पुरस्कृत किया गया। तीसरा है, श्री कपिल परमार को पारा जूडो में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया, बिल्कुल सही है। श्री नितेश कुमार को पैरा बैडमिंटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया, बिल्कुल सही है। सरबजीत सिंह को हॉकी के लिए नहीं बल्कि शूटिंग के लिए, ठीक है, शूटिंग के लिए पुरस्कृत किया गया है। और पेरिस ओलंपिक जो हुआ था, पेरिस ओलंपिक जो हुआ था 2024 में, इन्हें इसमें जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने हासिल किया था, कौन, तो सरबजीत सिंह। किस चीज में, शूटिंग में। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस एशियाई देश के राष्ट्र ध्वज में श्वेत पृष्ठभूमि पर दीर्घाकार लाल वृत्त जो सूर्य का संकेतक है। देखिए फ्लैग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार पुलिस के भी एग्जाम में पूछा जाता है फ्लैग से, है ना। एक क्वेश्चन रहता ही स्टैटिक के तहत। तो इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो जापान वो एशियाई देश है जिसके फ्लैग में जो है वो श्वेत पृष्ठभूमि पर दीर्घाकार लाल वृत्त दिखता है जो कि सूर्य का संकेतक है। अगस्त 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई आधार से संबंधित है। यूआईडीएआई ने आधार के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ 5 वर्षीय अनुसंधान और विकास करार पर हस्ताक्षर किया है, वो कौन सी संस्था है। तो इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो आईएसआई यानी कि इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के साथ जो है 5 वर्ष का करार अनुसंधान मतलब 5 वर्षीय अनुसंधान और विकास स्तर पर हस्ताक्षर किया गया है।
अगला है संविधान संशोधन विधेयक के बारे में पूछा जा रहा है कि पूरा स्थापित किया जा सकता है, कहां पे किया जा सकता है। सीएबी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से केवल लोकसभा में, पहली बात जानिए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि लोअर हाउस में भी और अपर हाउस में भी, निम्न सदन में भी प्रस्तुत किया जा सकता है ना, और उच्च सदन में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, दोनों में किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से केवल जहां दिख जाए, आपको किसी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में अगर केवल दिख जाए, वहां आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में एकदम स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो जाता है ना। तो केवल लोकसभा बिल्कुल गलत है, केवल राज्यसभा बिल्कुल गलत है, बिना किसी पूर्वानुमोदन के संसद की दोनों सभाओं में बिल्कुल सही है ना। राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से सदन की दोनों सभाओं में ये पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय की पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है। तो बिना कोई पूर्वानुमोदन के संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अगला है 29 यूरोपीय देशों को सम्मिलित करने वाली मुक्त सीमावर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, द जोन ऑफ ओपन बॉर्डर्स दैट encompasses 29 यूरोपियन कंट्रीज इज नोन एज। ओपन बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है, जो 29 यूरोपियन जो कंट्री है उसे जोड़ता है, उसे सम्मिलित करता है, उसे क्या बोला जाता है। थोड़ा सा अटपटा टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन जान लीजिए, है ना। शेंगेन बोला जाता है। ठीक है, शेंगेन बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्य के संवर्धन हेतु विशेष कार्यक्रम या विशेष विषय के समारोहोत्सव के रूप में विशिष्ट दशकों को पदाभिहित करता है। ठीक है, विशिष्ट दशकों, दशक का मतलब आपको पता है 10 वर्ष होता होगा, है ना। 10 वर्ष होता है, होता क्या होगा, होता ही है। 2027 से 2036 के दशक को निम्नलिखित में से किस कथ्य से पदाभिहित किया गया है। 2027 से 2036 यानी एक दशक 10 साल, इस समय के जो है किस कथ्य से पदाभिहित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। विच ऑफ द थीम, यहाँ पर थीम पूछा जा रहा है, थीम फॉर द डिकेड 2027 से 2036। तो पदाभिहित कथ्य, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज्यादा हिंदी दिख रहा होगा, तो थीम याद रखिए, है ना। इसके अगर सही जवाब की आपसे बात कर ली जाए, 75 के सही जवाब की बात कर ली जाए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन इन लाइन विथ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये जो है आने वाले आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये नया क्वेश्चन है, आपको हो सकता है आने वाले एग्जाम में दिख जाए, तो इसे आप जरूर याद रख लीजिएगा, अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये थीम है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान महासचिव हैं, वो पूर्व में निम्नलिखित में से किस संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है कि आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना। पूछा जा रहा है किस पूर्व में ये किस संसद से निर्वाचित थे, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, पुर्तगाल की संसद से ये निर्वाचित थे। अगला है कि 1946 में मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन हुई थी, उसकी अध्यक्षता जो है वो किनके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। कब, तो स्वतंत्रता पूर्व 1946 में। जगह भी याद रखना आपको कि मेरठ की बात की जा रही है। ठीक है, मेरठ की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 में जो दिख रहा है, जेबी कृपलानी, इसका बिल्कुल सही जवाब है। मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर के लिए निम्नलिखित में से क्या एक वृहद खनिज है जिसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। आपको पता है मानव के शरीर को बहुत सारे खनिज की आवश्यकता होती है। यहां पर पूछा जा रहा है कि एक वृहद खनिज, है ना, माइक्रो मिनरल है, ध्यान रखिएगा, माइक्रो मिनरल कौन सा है जिसे ह्यूमन बॉडी को मतलब लार्ज क्वांटिटी में, मतलब अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 में जो दिख रहा है, पोटेशियम, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 17वीं सदी में निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई जिसके फलस्वरूप यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ था। 17वीं सदी जैसे ही बोला जा रहा है तो आप समझेंगे कि 1601 से 1699 की बात की जा रही है। ठीक है, ठीक है, हम लोग अभी 2026 में जी रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, 21वीं सदी बोला जाता है ना, 21वीं सदी बोला जाता है। तो उसी तरह 17वीं सदी यानी 1601 से 1699 के बीच की बात की जा रही है। 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ था कहां पर, यूरोप में, वो कौन सी संधि थी, तो 4 नंबर ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, 4 नंबर ऑप्शन, वेस्टफेलिया की संधि, वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, जिसके बाद यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ था, है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसके नाम में व्युत्पत्ति ग्रीक, यूनानी या रोमन पौराणिक कथा से नहीं हुई है? जिसका जो मतलब एक तरह से कहें कि जो मतलब यूनानी, ग्रीक या फिर पौराणिक रोमन पौराणिक जो ये है पौराणिक कथा है उससे जो है इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, उससे डिराइव्ड नहीं है। तो आप जो सौरमंडल के 8 ग्रह को देखेंगे, क्योंकि प्लूटो को अब हटा ही दिया गया है, इनफैक्ट उसको भी अगर ऐड कर दें तो सभी के नाम जो है वो ग्रीक, यूनानी या फिर रोमन पौराणिक कथा से डिराइव्ड है, लेकिन एकमात्र अपना पृथ्वी है जो कि इन दोनों से डिराइव्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे लगा, और करंट के क्वेश्चन काफी अच्छा था भी, निश्चित तौर पर इसे आपको देखना चाहिए था, मैंने आपके बीच रखा। और इसी तरह के जो भी एग्जाम होते हैं, अगर आप चाहते हैं इन एग्जाम के क्वेश्चन जो है आप अगर हमारे YouTube चैनल पर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपको दिया जाएगा। और इस तरह के जो भी एग्जाम होते हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होते हैं। इससे पता चलता है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है वहां से और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है ना। तो वो आप उसे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अभी समय है ठीक ठाक, 10 तारीख है, 18 को आपका एग्जाम है, फिर 21 को, 21 वालों के लिए तो ठीक ठाक अभी 18 वाले से तो 3 दिन ज्यादा ही समय है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं जो रिसेंट एग्जाम होते हैं तो ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए।